कहानी में अंतर देखा जाता है, विभिन्नता देखा जाता है। कहीं पे मुख्य रूप से दो भाई की कहानी कर्मा और धर्मा की बोली जाती है, और कहीं पे 7 भाई और 2 बहन की कहानी बल्लभ की बोली जाती है। तो अच्छा, ऐसा क्यों है उसको भी हम कहानी के पीछे, मतलब कहानी खत्म होने के बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आज मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो 7 भाइयों की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, और उसी 7 भाई में सबसे बड़ा जो भाई है वो कर्मा और धर्मा है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक समय में एक नंका और ननकी दंपति हुआ करते थे। उनको बाद में खाना पहुंचाने के लिए जाया करते थे। अब वहाँ खेत के पास में ननका जो है वो अपने खेत को देखता था, हरे भरे फसलों को देखता था, तो उसको काफी प्रसन्नता मिलती थी। प्रसन्नता तो मिलती थी, लेकिन साथ में प्रसन्नता तो मिलती थी, लेकिन साथ में उसके साथ में दुख भी था। प्रसन्नता तो मिलती थी, लेकिन वो सोचता था कि उनको दुख ये था उनके साथ में कि शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुआ था। तो कभी कभी वो उसी ख्याल में खो जाता था। तो ये जब ख्याल करता था तो अपने खेत के किनारे में ही एक करम का पेड़ हुआ करता था, जिस करम के पेड़ की डाली को आज हम लोग यहाँ स्थापित करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो पार्वती लोग यहाँ हैं वो लोग भी, और जो मतलब यहाँ से जो दूर बैठे हैं चारों, वो सब भी, क्योंकि हमारा मकसद कर्मा, सबसे जो मुख्य मकसद है ये कर्मा पूजा है। नाचना गाना तो उसके साथ में है, मुख्य हमारा जो है वो कर्मा पूजा है। तो और इसके लिए कहानी खत्म होने के बाद में हो सकता है कि किसी से पूछा भी जा सकता है कि आप लोग कहानी में कौन है और क्या उसे सीखे, है ना। अब ऐसा है कि सुख तो था कि उसको धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन सुख के साथ में दुख ये था कि संतान नहीं थी। अब उसी विचार में क्या होता था कि वो कभी कभी उसी करम पेड़ के नीचे जाकर ध्यान मग्न हो जाता था, और उसी करम पेड़ के नीचे में जाके अपना खाना वाना जो उसकी पत्नी जो लेके आया करते, उसी करम पेड़ के नीचे दोपहर में बैठ के खाया करता था। अब इसमें एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात को लेके एक दिन अनबन हो गया पति पत्नी में, और सवेरे सवेरे जिस समय में ननकी खाना पहुंचाया करते थे उस समय में नहीं पहुंचाई, दूसरे काम में व्यस्त हो गई, और दोपहर में जाके पहुंचाई। दोपहर में जाके पहुंचाई तो जाके देखती है क्या कि जो ननका है वो उसी करम पेड़ के नीचे ध्यान मग्न है। अब ननकी उसको आवाज लगाती है, तो ननका जो है हड़बड़ाकर हाँ हो कर जवाब देता है। वो ध्यान पूरी तरह से ध्यान उसका मतलब कहना चाहिए कि अपने इष्ट में था, तो हड़बड़ाकर जवाब देती है। अब इस बात को लेकर ननकी गुस्सा हो जाती है। सुबह में थोड़ा सा मन था, नाराजगी थी, तो यह देखकर ननकी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहती है, जब ये करम पेड़ के पास में तुमको इतना मन लगता है, ध्यान मग्न हो जाते हो, तो क्यों ना इस पेड़ को लेके अपने घर से मतलब के ले चलते हो और वहीं इसको स्थापित करते और वहीं ध्यान मग्न हो सकते हो। ननका को इतना सुनना था, उसको तो जैसे लगा कि मनचाहा चीज मिल गया। वो तुरंत अपना उठा और ननकी को बोला, खाना को पहले बोला कि अभी अब हम खाना नहीं खाएंगे, अब तुम जाके गांव वालों को सबको कह दो कि हम करम राजा को लेकर आ रहे हैं, और सब लोग करम राजा को परीक्षने के लिए आएंगे। ननकी चली गई, पति का आदेश था, मानना था, और साथ में ननका जो था वो भी गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था। तो
अब लंका क्या करता है कि जो करम पेड़ था उसका 3 डाली को काटता है और एक डाली को बस एक ही बार में, एक डाली को बस एक टंगिया मतलब एक बार में, और उस डाली को जमीन पे गिरने नहीं देता है, हाथ में जमीन में गिरने से पहले ही हाथ में पकड़ लेता है। इस तरह से वो उस डाली को लेके आता है और जो नंदी है वो पहले ही जाकर गांव वाला को सूचित कर चुकी है कि करम राजा को लेकर जो नंगा है वो आ रहा है। अब करम राजा, अब गांव वाले ढोल मांदर नगाड़े के साथ में करम राजा को पहुंचने के लिए रेडी है और इधर से नंगा करम राजा को लेकर जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही घर पहुंचते हैं तो घर में सब लोग मतलब सब लोग जितने भी लोग थे सब उस करम राजा को स्थापित करते हैं और उसके बाद में धूमधाम से पूरे करम राजा को विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ में पूरा दिन मतलब पूरी रात भर नाच गान करते हैं इस तरह से। और वो जो दिन होता है वो होता है करम का एकादशी का दिन, आज ही का दिन। अब ये जो दिन होता है अब इसमें अब वो करम 2-3 दिन के बाद नाच गान के बाद वो करम मतलब करम देवता को पूरी तरह से पूजा अर्चना करने के बाद में दूसरे दिन विसर्जित कर देते हैं, लेकिन इसके मतलब कि 1-2 महीना के बाद में, ठीक है, ऐसा घर में एक सुख आगमन की संकेत मिलता है, ऐसा एहसास होने लगता है नंदी को कि उनके यहाँ नया मेहमान आने वाला है घर में, और इसकी सूचना वो नंदा को देता है। तो दोनों दंपति काफी खुश होते हैं क्योंकि बहुत वर्षों से वो लोग अपने संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब ये तो उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि करम देवता ने उन सबकी जो वर्षों की जो मन्नत थी, वर्षों की जो चाहत थी, उसको पूरा किया है। अब अगले साल तो जब मन्नत पूरा हो गया तो अगले साल तो उसको और धूमधाम से करना है। तब अगले साल क्या होता है कि जैसे फिर भादों का महीना चढ़ता है, अब भादों का महीना चढ़ने के साथ में ही नंगा सबको खबर कर देता है कि भादों एकादशी को हम लोग इस बार फिर से करम मनाएंगे और मतलब अच्छे से मनाकर नाच गान के साथ में करम को हम लोग विराजित करेंगे। होता वैसे ही है, भादों एकादशी के दिन में फिर से करम राजा को अखड़ा में लाके विराजमान किया जाता है, विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है। और करम राजा को जैसे ही विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है उसके कुछ ही दिन बाद मतलब कहना चाहिए कि दूसरे तीसरे दिन भी उसके घर में संतान का जन्म होता है कर्मा का। ठीक है, उसके पहले संतान कर्मा का जन्म होता है। आज चूंकि वो कर्मा जो है, क्योंकि मतलब साधारणतः हम लोग क्या करते हैं आजकल थोड़ा सा हम लोग नाम कहीं कहीं से पूछते हैं, नहीं तो पर्व त्योहार के दिन में जिसका जन्म होता है अक्सर मतलब पर्व त्योहार के नाम से उसका नामकरण किया जाता है, क्योंकि वो कर्मा के मतलब कर्म पर्व के शुभ अवसर पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम नंका और नंकी ने कर्मा रखा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया तो नंका और नंकी को अब और भी कुछ संतानें प्राप्त हुई, मतलब एक संतान को कर्मा हो ही गया। धीरे धीरे करके उनको और भी संतानें प्राप्त हुई, जिसमें कि दूसरा था धर्मा, फिर हुआ रिझुआ, फिर खनुआ, फिर खौरा, फिर मंगरा और सबसे छोटा जो था लीचा। इस तरह से कुल 7 भाइयों का मतलब जन्म हुआ। मतलब नंका और नंकी को कहना चाहिए कि 7 बेटों की प्राप्ति हुई। आप ऐसा लगा कि नंका को तो अपने साथ में काम करने के लिए बेटों की प्राप्ति हो गई, अब खेती बाड़ी का जो भी काम है उसके लिए बेटों का साथ मिल जाएगा, लेकिन नंकी का क्या, नंकी को भी साथ देने के लिए चाहिए। तो उन लोग की चाहत थी कि जो आप उन लोग के घर में अगर नई संतान आते हैं तो वो लड़की होना चाहिए, लड़की आना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही कि उसका जो अगला संतान थे नंका और नंकी का,
उसमें से दोनों पुत्री मतलब पुत्री हुई और वो दोनों का नाम था गंगी और जमुनी। ठीक है, अब यहाँ पे सारे संतानों की प्राप्ति हो गई है। अब इसके बाद में संतानों की जैसे प्राप्ति हो गई तब सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खेती बाड़ी अच्छा चल रहा है, जमीन जायदाद तो ठीक है, धन संपत्ति की कमी पहले से नहीं थी, संतान की कमी थी। अब वो लंका नंदी को संतानों की कमी नहीं रही। कहना चाहिए कि घर पूरी तरह से हरा भरा हो गया, पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद में क्या होता है कि बच्चे अब धीरे धीरे से बड़े होंगे, तो धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े होते हैं और फिर सभी बच्चों का धीरे धीरे नंका और नंके सबका जितने भी बेटे बेटियां हैं मतलब 7 भाई और 2 बहन, ठीक है, सभी का अपना शादी ब्याह कर देते हैं। अब करने के बाद तो मेरे परिवार जो होता है काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 भाई के साथ में 7 गोतनी हो गई और मतलब 7 गोतनी हो गई, बहन में तो शादी होकर चली गई लेकिन 7 गोतनी इधर हो गई। अच्छा, ये जो भाई बहन था ना तो उसमें बहुत आगाध प्रेम था, क्योंकि कर्मा कभी मतलब कि अगर कर्म का उपवास करता था तो उसके बहने लग भी मतलब के उपवास रखते थे, क्योंकि भाई रख रहा है तो बहन भी रख रही है। ठीक है, तो बहुत ही आगाध प्रेम था। तो और चूंकि भाई लोग से किसी तरह का अनुभव होने से कर्मा बचता था और अपनी बहनों को बहुत सारा प्यार करता था। अब जैसे जैसे शादी हो गया तो सबका शादी हो गया तो दोनों हर तरह का परिवार, जैसे परिवार में मतलब कि ज़्यादा मेंबर हो जाने से क्या हो, बहुत तरह की समस्या हो जाती है। खाने पीने का भी चीज़ जो जितना हो, ठीक है, उसमें भी थोड़ा कमी होने लगी, समस्या रहने में भी थोड़ी सी समस्या होने लगी। ठीक है, अब मुख्य बात ये हुई कि थोड़ा सा परिवार बढ़ने के कारण खाने का समस्या तो हुआ ही, और दूसरी बात कि ऐसा मतलब अब कुछ इतना कुछ सब कुछ करने के बाद में, सबको शादी ब्याह करने के बाद में नंका जो है वो गुजर जाता है और उसके गुजरने के बाद में 1-2 साल के बाद में अकाल पड़ जाता है और परिवार तो बढ़ा हुआ है ही, बड़ा परिवार है। अब इसमें क्या होता है कि अब परिवार तो सबको चलाना है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है किसका, जो सबसे बड़ा होता है उसका। तो कर्मा सोचने लगता है कि हम लोग का परिवार कैसे चलेगा। ठीक है, तो वो अपने भाइयों के साथ में बात विचार विमर्श करता है कि हम लोग को अब जितना घर में हम लोग का जो खाने का चीज था वो तो लगभग खत्म हो चुका है, अब इतना बड़ा परिवार है तो हम लोग को कुछ और भी तरीके से मतलब कि धन कमाना होगा ताकि हम लोग अपना परिवार चला सके। अपने भाई लोग से भी वो राय सुमार लेता है, तो उसके भाई लोग भी उसको सहमत होते हैं कि हम लोग जो है तो कुछ लोग को हम लोग को बाहर कुछ कमाने के लिए जाना होता है। ठीक इसी तरह से जैसे कि आज भी लोग मतलब सब लोग तो घर में नहीं रहते हैं, कुछ लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, ये लोग विचार करते हैं और उसमें से 4 भाई जो सबसे बड़े हैं मतलब कि कर्मा, धर्मा और धनुआ और रिझुआ, ये लोग चारों भाई बोलते हैं और तुम्हें बताते हैं कि हम लोग कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो माँ भी सहमत हो जाती है और उनको आशीर्वाद देकर भेजती है कि जाओ और आप लोग का यात्रा जो है मंगलमय हो और अच्छे से कमा के लौटो। अब ये लोग कमाने के लिए निकल जाते हैं, तो जब कमाने के लिए निकल जाते हैं तो अपने साथ में माँ उनको जैसे खाना दे के भेजती है, लड्डू दे के भेजती है, भात दे के भेजती है और मछली का सब्जी दे के भेजती है। अब ये लोग सवेरे सवेरे निकल जाते हैं और अपने साथ में क्या करते हैं, ये लोग सामान वगैरह करने के लिए अपने साथ में 2 बैल को भी लेके चलते हैं। अब ये चलते हैं सवेरे से चलते हैं दोपहर तक आते अभी खाए कुछ नहीं, सवेरे से चल रहे हैं। अब चलते चलते क्या होता है, जैसे दोपहर होने लगता है तो वो लोग पहुँचते हैं एक नदी के किनारे जहाँ पे आम का पेड़ है। अब आम का पेड़ के नीचे वो लोग माँ का जितना दिया हुआ भी है, ठीक है, वो सबको अपने हाथ में धोकर और नहा धोकर अपना वो खाते हैं और आराम करते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद में वो लोग और उसी में अपना बैल जो था वो दोनों को भी मतलब नहला धुला देते हैं। इतना करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं।
जाते जाते फिर एक जगह सांझ होती है। अब सांझ होना है तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए वो लोग जिस गांव में पहुंचे हैं उस गांव में तलाश करते हैं कि हम लोग कहाँ रुकेंगे। तो उस गांव में एक विधवा बुढ़िया रहती है, ठीक है। अब चूंकि वो विधवा है और बुढ़िया है और वो अकेले है, तो उसके घर में उन लोग को लगता है कि इसी घर में हम लोग को रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगा। अब वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। अब रुकते हैं, हेलो, तो रुकते हैं तो उसमें फिर चर्चा चलती है, तरह तरह का बात होता है। जैसे हम लोग मेहमान आने जाने से हर तरह का बात करते हैं, उस तरह से उन लोग में भी बात होता है। और इसी तरह में वो लोग ये भी बात करता है कि आसपास में कौन सा बाजार होना लगता है। तो ऐसा उन लोग को पता चलता है कि आसपास में बाजारों के बारे में। तो वो लोग क्या करता है कि बाजार से वो लोग कुछ सामान वगैरह लेके दूसरे जगह फिर बेचने लगते हैं। अब इससे क्या होता है कि उन लोग को थोड़ा थोड़ा आमदनी जो है शुरू हो जाता है। अब ये जो है, अब ये लोग निकल चुके हैं। अब इस तरह से मतलब कई महीना, मतलब 2 महीना 4 महीना, ठीक है, 6 महीना बीतता है। एक्चुअली ये लोग निकले हैं जब बरसात का मौसम मतलब कि होने वाला था, है ना, गर्मी के दिन में, है ना। इधर देखिए, तो निकल, और ये लोग ये सोच के चले थे कि हम लोग अगले डेट में हम लोग लौट जाएंगे। तो ये लोग चलते जाते हैं और 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपना व्यापार कर रहे हैं, आमदनी हो रहा है, पैसा आ रहा है, धन संग्रह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अब उसके बाद में करते करते इन लोग को क्या हो जाता है कि धीरे धीरे हम लोग को याद आने लगता है घर में, क्योंकि एक बूढ़ी माँ है और भाई लोग भी है, और जितने छोड़ के गए हैं उनके मतलब कि कहना चाहिए कि पत्नी लोग भी है। तो सबको याद आने लगता है। तो लोग प्लान बनाता है कि अब हम लोग को घर लौट चलना चाहिए, ठीक है। अब ये लोग सोचा था कि हम लोग जेठ के महीने तक मतलब कि घर लौट जाएंगे, लेकिन ये जेठ का महीना भी खत्म हो जाता है, बरसात गिर जाता है। और वो लोग जब लौटने का प्लान सब कोई करता है, जिस तरह से वो लोग घर से निकलने के लिए सब कुछ सहमति से प्लान बनाया था, उसी तरह से ये लोग योजना फिर बनाता है घर लौटने का। और फिर घर लौटने लगता है तो फिर क्या होता है कि फिर अपना जितना कमाया हुआ धन है सबको उन बैलों में लगता है और फिर घर की ओर प्रस्थान करता है। अब घर जब पहुंचने लगा तो वो लोग क्या सोचता है कि भाई हम लोग 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से हम लोग घर से, गांव से बाहर हैं। तो एक भाई हम लोग को घर में हो सकता है, घर में क्या परिस्थिति है नहीं है, गांव में क्या परिस्थिति है नहीं है, बीमार है, रोग है, दुख है, क्या है, कुछ है। इसलिए जब हम लोग इतने दिन के बाद में आ रहे हैं तो पहले हम लोग को गांव वालों और घर वालों को सूचित करना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं और आ गए हैं। तो वो लोग सीधे अपना घर ना जाकर पहले क्या करता है कि गांव के बगल में एक बगीचा होता है, वहाँ पे थोड़ा देर विश्राम करता है। अब इसमें जो है तो अब कर्मा बोलता है कि अब हम लोग, कुछ लोग ऐसा कीजिए कि अब हम लोग इतना में से एक आदमी जाते हैं और अपने घर को सूचना देते हैं कि हम लोग आ गए हैं, व्यापार करके, धन संग्रह करके अब हम लोग लौट चुके हैं। अब जाता है। अब यहाँ पे ये जो दिन है जिसमें वो लोग घर लौटा है, मतलब परदेश से कमा के, वो भी भादो एकादशी का दिन है। अब ये जब लौट रहा है तब क्या होता है, सबसे पहले भेजता है, 4 भाई तो गए हैं, अब उसमें सबसे पहले भेजता है धनुआ को। अब धनुआ नहीं, सबसे पहले रीझा जाता है। ये 4 भाई जो बाहर गया है उसमें से चारों में से ये रीझा छोटा है तो उसको भेजा जाता है। अब रीझा जाता है, लेकिन जैसा उसका नाम है रीझा, है ना, हम लोग क्या करते हैं, आदमी का कैरेक्टर देख के भी उसका नाम रखा जाता है। तो नाम था रीझा, तो बड़ा ही रिझवार था, रिस्का था, नाचे गाने में खूब रुचि, खूब आगे। तो जब वो घर पहुंचता है सूचना देने के लिए, तब वो देखता है कि चूंकि भादो एकादशी का दिन है, तो जितने भी घर में लोग हैं, मतलब घर में कौन लोग हैं अभी, 7 गोतनी है। 4 भाई तो कमाने गए, मतलब 7 भाई तो 7 की पत्नी है, मतलब 7 गोतनी है। अब 7 गोतनी जो है कर्म को गाड़ के और उसके सेवा अर्चना में लगे हुई है, पूजा अर्चना में लगी हुई है। और पूजा अर्चना के बाद में खूब जो है ढोल मांदर नगाड़ा के साथ में नाच गान हो रहा है। अब नाच गान जब हो रहा है तो ये रीझा कहाँ का मानने वाला था, बस वो भी नाच गान में खो जाता है।
ठीक है। और सूचना देने मतलब फिर कुछ लोग वहाँ बगीचा में रुके हुए हैं, उसको सूचना देने के लिए फिर वो भूल जाता है। अब इधर जब 3 लोग बच गए हैं, वो लोग राह देख रहा है। अब राह देख रहा है तो रिझा तो बहुत देर तक आया नहीं, तब क्या हो गया? तो खैर जो भी वजह हो उसको रिझा तो फिर कर्मा बोलता है कि भाई रिझा तो अभी तक आया नहीं। तो धनुआ ऐसा करो कि अब तुम जाओ थोड़ा सूचित दे के आओ और ये भी खबर लेके आओ कि क्या हाल है, अब क्यों अभी तक धनुआ नहीं है, मतलब रिझा नहीं आया। तो फिर धनुआ जाता है। अब धनुआ की अलग विशेषता है। धनुआ जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति है, उसको धर्म करने बड़ी मन लगता है। अब वो जो देखता है कि पूजा अर्चना हो रहा है तो वो भी पूजा अर्चना में बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो भी फिर सूचना देने नहीं जाता। अब तो हद हो गया, ठीक है, 2 भाई आया, अब दोनों नहीं गया। कर्मा फिर धर्मा को बोलता है कि धर्मा अब तो दोनों का, हम लोग का छोटा भाई दोनों नहीं आया, तो नहीं अब तुम भी जाओ, ठीक है। अब धर्मा भी आता है। अब धर्मा के साथ भी लेकिन वही होता है कि वो भी देखता है कि गांव समाज का ये जो सातों गोतनी है, करम राजा को, करम देवता को अखड़ा में गाड़ के और गांव समाज कुटुंब को सबको बुला के पूजा अर्चना सेवा सत्कार में लगी हुई है। तो धर्मा भी उसमें लीन हो जाता है और वो भी मतलब कि कर्मा को सूचित करने, सूचना देने नहीं जाता है, ठीक है। अब जो है एक और माइक जो है कोई किसी भी पार्वती को दीजिए तो, ताकि हमको पता चले कि सब सुन रहा है और जाग रहा है। थोड़ा काम करिए, हाँ हो करिएगा पीछे में, पता चलेगा कि सुन भी रहे हैं। तो अभी हम पूछेंगे बीच में कि हम क्या है। तो अभी क्या है कि कर्मा सोचता है अब तो अंतिम उपाय यही है कि हम खुद जाके देखें, है ना। तब कर्मा आता है। अब कर्मा आता है तो देखता है कि यहाँ का कहानी तो बिल्कुल अलग है। हालांकि शुरुआत में सबसे पहले वही कर्म राजा को रानी विराजमान किया था और उसे के फलस्वरूप उसको संतानों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अभी का परिस्थिति थोड़ा सा बदल गया कि वो लोग मतलब 5-6 महीना के बाद में प्रदेश से पैसा मतलब कि धन कमा के लौट रहे हैं और इतने दिनों के बाद लौटने से भी, है ना, उसको कोई मतलब ना तो कोई उसको सूचना देने के लिए जा रहा है। असल बात में वो सूचना देने के लिए भेजा, लेकिन ये तीनों भाई लोग सूचना दे के नहीं आ पाया, ठीक है। और सबके सब कर्म देवता करते और सत्कार में पूजा अर्चना में लगा हुआ, ठीक है। अब ये देख के क्या करता है कि कर्मा को थोड़ा गुस्साइल प्रवृत्ति का भी था, है ना, तो थोड़ा गुस्साइल प्रवृत्ति का भी था, थोड़ा घमंडी भी था, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। मतलब गुस्सा आना चाहिए, कहना चाहिए कि बहुत जोर से आ गया। इतना जोर से आ गया कि वो लोग वहाँ जितने भी सम्मिलित थे पूजा अर्चना में, सबके साथ में डांट डपट और मारपीट करने लगा। और इतने साथ में क्या कर्म देवता को भी जो अखड़ा में ला के गाड़े हुए थे उसको भी उखाड़ के वो एक उसके घर के बगल से एक नाला बहता था, उसी नाला में फेंक दिया। अब इतना होने के बाद में जिसको धर्म कर्म में रुचि है वो लोग को तो लगेगा कि कुछ ना कुछ अपशकुन अब हम लोग का होगा, पूरा दिन आएगा। तो सब लोग आपस में बात करने लगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद में, अब इसके बाद में क्या होता है परिवर्तन, ठीक है। अगर आप लोग हाथ में अक्षत पकड़े हैं तो एक बार कर्म राजा को सीख लीजिए, आप फिर से पकड़ लीजिएगा, आप फिर से पकड़ लीजिएगा। अब क्या होता है कि अब ये जो अच्छा इतना होने के बाद में अब बाकी लोग विचार बनाता है कि चलो इतना तो अब चलो अब हो गया, अब इसको गुस्सा आ गया, करम राजा को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है अच्छा ये जो कर्म धर्म लोग प्रदेश गए थे, ठीक है, तो उसमें तो धन संपत्ति थे वो लोग मतलब अर्जित किए थे, ठीक है। वो लोग में क्या था, जो बैल ये लोग 2 बैल लेके निकले थे, तो उन लोग को जैसे जैसे धन बढ़ते गया तो उन लोग को सामान ढोने के लिए और भी बैल
का जरूरत पड़ने लगा। तो वो लोग उस 2 बैल निकल के गए थे, अभी उन लोग के पास में आते समय 5 बैल भी हो गया था। तब फिर वो हुआ कि अब ये जो भाई लोग थे सब वापस फिर बगीचा के पास में जाते हैं। अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, अब जो होगा अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो हम लोग धन संपत्ति को लेके आए हैं, कमा के लौटे हैं, कम से कम उसको लेके आते हैं, ठीक है। अब लेके आते हैं तो लेकिन जब जाके वो लोग बगीचा में देखता है कि अपना जो बोरा है जिसमें वो लोग धन संपत्ति लेके आया है, वो बोरा तो बाहर से 10 का 10 है, लेकिन उसमें जो धन संपत्ति था ना वो सब घास पुआल हो गया, वो सब घास पुआल हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब ये लोग सब लोग अब जो भी है अब तो बिगड़ तो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, फिर वो लोग वापस घर मतलब कि आता है और जैसे का तैसे फिर अपना साधारण जीवन जिंदगी चलने लगता है। तो बाकी का तो थोड़ा बहुत चलने लगता है, लेकिन ये जो कर्मा है उसका किस्मत कुछ ज़्यादा ही मतलब कि तकदीर साथ नहीं, वो जो भी कोई काम करता है उसको सफलता नहीं मिलता है। क्योंकि अगर वो मजदूरी भी अगर करने निकलता है तो उसको मजदूरी भी नहीं मिलता है। कर्मा जानने का प्रयास करता है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा गलती की है जिसके कारण मेरा कर्म किस्मत जो है ऐसा खराब हो गया। तो वो फिर क्या करता है कि